Assalamu alaikum. Dear students, today's our lecture is about the continuation of the previous lecture that we have discussed about the research and methodology introduction and different process that we are going to follow in this. So, moving towards the roadmap of the and the rationale of the lecture, we will discuss about research defined definitions and describe some classification of research, define and discuss the methodology, description of the research process, discuss creativity and its role in the research process. All these introductory points will be discussed in detail as a full-fledged lecture in the coming online lectures as well. But these are the introductory informations about the research methodology. So we have already defined research as the systematic approach to obtaining and confirming new and reliable knowledge, systematic and orderly, following a series of steps. It's not a one-time step with a single giant leap you can achieve the results. No, it's a stepwise and systematic and orderly series of process. Okay. Then its purpose is to gain the new knowledge which must be reliable. Okay, ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप पुरानी इन्फॉर्मेशन को आप न्यू पैकिंग में करके लोगों के सामने देते जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको हर दफ़ा एक नई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जो रिलायबल भी हो। रिलायबिलिटी का मकसद ये होता है कि आपके पास एक जेन्युइन सोर्सेज हो, जेन्युइन रिसर्च प्रोसेस हो, उसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन हो या साइंटिफिक नॉलेज जो उसमें आपने दिया हुआ वो ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रोसेस से हो के पब्लिश हुआ हो, और फिर वो रिलायबल होता है आफ्टर डिफरेंट वेरिफिकेशंस बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट publication in the different journals as well. Okay, this is general definition which applies to the all disciplines. This is about the research defined, but research is not accidental discovery. ऐसा नहीं है accidental discovery होती है research. Accidental recovery may occur in structured research process. For example, आप एक ऐसा process कर रहे हैं जिसको आपने एक स्टेप वाइज फॉलो करते हुए किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है, दरमियान में एक ऐसी नई चीज़ निकल आती है जो आपको जिसका पता ही ना हो, जो ऑलरेडी आपने कभी एक्सप्लोर ही ना की हो, और वो कोई ट्रांजिशनल फेज में आपको चीज़ निकल आती है और वो एक नई डायमेंशन या नई रिजल्ट दुनिया के सामने ले आती है, तो ये एक्सीडेंटल उस केस में तो हो सकता है। ठीक है, यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए फिनोमिना नॉट प्रीवियसली नोटिस। कोई ऐसा फिनोमिना होता है जो प्रीवियसली हो रहा हो लेकिन कभी नोटिस ना हुआ हो। कोई साइंटिस्ट ऐसा हो जिसने थोड़ा अपना मेथड एलेबोरेट करके या कोई टेक्निक ऐसी करके या बहुत ज़्यादा उसको कंसोलिडेटेड रिफाइंड रिसर्च में जब जा रहे होंगे आपने, जिसमें आपने सब स्टेप्स को सामने मद्देनजर रखा होगा, उसको जब आप फोकस करते हुए आगे लेके जाएंगे तो नया फिनोमिना सामने नोटिस हो जाता है जो बाद में एक नई डिस्कवरी के तौर पे आ जाता है। इट मे लेड टू ए स्ट्रक्चर रिसर्च प्रोसेस टू वेरीफाई द अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन आती है फिर उसके लिए या कई भी नई चीज़ सामने आती है ड्यूरिंग द रिसर्च, उसको फिर आप एक नया स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस देते हो उसको रीवेरीफाई करने के लिए एंड देन अगेन वेरीफाई करने के लिए। उससे आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप उसको एक रिलायबल बनाने के लिए बार बार उसको करते हो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाने के बाद। फिर डाटा कलेक्शन, सिर्फ डाटा कलेक्शन ही रिसर्च नहीं है, एक स्टेप है बहुत सारे स्टेप्स का। ओके, देन आपका रिलायबल डाटा कलेक्ट करना इज वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रोसेस का। अगेन इट्स नॉट अ रिसर्च बट इट्स अ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। देन सर्चिंग आउट पब्लिश रिसर्च स्टडीज इन लाइब्रेरीज ऑन इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल उसमें ये कह रहा है कि आप ऐसा भी नहीं है कि आप जो डाटा ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं ये लाइब्रेरीज में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ आपकी बुक्स की फॉर्म में, आपकी जर्नल्स की फॉर्म में, आपके जो है मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स की फॉर्म में, आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास मौजूद, डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में मौजूद है जो चीज़ें लाइब्रेरीज में या इंटरनेट में कहीं पर भी, तो वो चीज़ें बेसिकली आपकी रिसर्च का पार्ट हैं। वो आप किसी ऑलरेडी पब्लिश चीज़ को रिसर्च करके या फाउंड आउट करके उसको एज रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रिसर्च कोई भी रिसर्च जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। फॉर एग्जांपल जब तक आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा, प्रीवियस स्टडी नहीं होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी, वो आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स को मिस कर देते हैं, आप उसको नहीं बता सकते। तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को सॉलिड और एक कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको प्रीवियसली ऑलरेडी अवेलेबल जो डाटा या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको शेयर करने के लिए आप इंटरनेट या रिसर्च जर्नल्स की जो पब्लिश चीज़ें हैं या बुक्स की जो पब्लिश चीज़ें हैं उनको आप यूज़ करते हैं एज ए अर्ली स्टेप ऑफ रिसर्च। ओके, द रिसर्च प्रोसेस ऑलवेज इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस। ओके, जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि आपका कुछ नई चीज़ हमेशा बन रही होती है या एनालिसिस हो रहा होता है या आपका उसके अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, आप उसमें कोई स्टेप वाइज प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो सोशल साइंसेस की रिसर्च हो या आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो, उसके अंदर आप कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। कहीं पे अगर साइंटिफिक रिसर्च है तो कहीं पे कंपोजिशनल एनालिसिस हो रहा है, कहीं पे सिंथेसिस हो रही है, कहीं पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, दैन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एनालिसिस हो रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं साइंटिफिक। जबकि आप
जब सोशल साइंसेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्वालिटेटिव बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, सर्वेज हैं उसमें, आपके सर्वेज के आपकी इंटरप्रिटेशन है, उनके रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन, तो ये सारा उसके अंदर मेंशन होता है। इन द सेम वे वी हैव प्रीवियसली डिस्कस कि रिसर्च को रिव्यू करना इज नॉट अ रिसर्च, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट. How? Now, the research is searching for explanation of events, phenomena, relationship and causes. Why, how, what, things occur. कैसे होती हैं चीज़ें. Okay? ये रिसर्च के पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस की बेस पे जो है ना रिसर्च होती है. आप क्या है, क्यों है, कैसे हुआ ये, इसकी क्या एक्सपेंशन है, इसकी क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इसके, क्या आप इसकी जो है लिमिटेशंस हैं, कितनी वसअत है इस रिसर्च की, क्या न्यू फाइंडिंग है इसमें. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन बेस्ड होती हैं जो आप इसमें दे सकते हैं और ये इंटरेक्टिव होती हैं आपस में. इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ प्लान्ड एंड मैनेज टू मेक द इन्फॉर्मेशन जनरेटेड क्रेडिबल. ओके, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देनी है आपने. इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस. ओके, नोवेलिटी होती है उस काम में. और सर्कुलर मीन्स कि ऑलवेज लीड टू मोर क्वेश्चंस, कि आप एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो मजीद कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपकी रिसर्च को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा रिलायबल क्रेडिबल बनाएगी जब आप उनका हर एक क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे. हाँ, एक कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई भी अगर साइंटिफिक पर्सनल है या कोई भी स्टूडेंट है ग्रेड लेवल पे या पोस्ट ग्रेड लेवल पे, अंडर ग्रेड लेवल पे, जहाँ पर भी वो रिसर्च कर रहा होगा वो किसी स्पेसिफिक फैक्टर्स को रिसर्च कर सकता है. ऐसा नहीं है कि वो 8-10 फैक्टर्स को एक ही बंदा रिसर्च कर रहा हो. वो एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, बेसिकली बड़े प्रोजेक्ट्स की पार्ट होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस में काम हो रहा होता है और उनको एक्सप्लेन किया जा रहा होता है. रिसर्च वेल डिजाइंड है और कंडक्ट की जाती है, पोटेंशियल एप्लीकेशन होता है उसमें. ठीक है, फेलियर टू सी एप्लीकेशंस कैन बी ड्यू टू, अगर आपके एप्लीकेशन में फेलियर आता तो क्यों हो सकता है. यूजर्स नॉट ट्रेंड, वो ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्पेशलाइज मेथड्स नहीं उनको पता, इकोनॉमिकली रिसर्च नहीं है, रीजनिंग उनके पास नहीं है, अगर वो इमेच्योर हैं, उनके पास रिसर्च के लिए ट्रेनिंग्स नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपकी जो एक्चुअल रिसर्च की फाइंडिंग्स है शायद आपको वो ना मिल सके. उसके लिए यू हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर दैट. ओके, researchers often do not provide adequate interpretations and guidance on application of the research. Okay, जो researchers हैं वो adequate interpretation अगर वो नहीं कर पा रहे रिसर्च के बारे में, गाइडेंस एप्लीकेशन के बारे में नहीं है, इन द सेम वे एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें. देन रिसर्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड रिसर्च एप्लीकेशन. ओके, आपको लाजमी तौर पर यूज़र्स को ये बताना पड़ेगा, ये एक रिसर्चर की बाइंडिंग है, उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रिसर्च के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में वो कॉमन पीपल को या एंड यूज़र को उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बताए कि उस रिसर्च से क्या फाइंड आउट हुआ है, क्या साइंटिफिकली इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या साइंटिफिक एडिशन हुआ इस रिसर्च में, क्या आपके पास नई फाइंडिंग आई है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ता है. बट हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च कैसे हो जाती है जी, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है. उसमें बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है. बेसिक रिसर्च में आप क्या कहते हैं, टू डिटरमाइन और इस्टेब्लिश फंडामेंटल फैक्ट्स, रिलेशनशिप विद द डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी, डेवलप थ्योरीज. ठीक है, आप ये इसमें बेसिक रिसर्च में आप सिर्फ फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में देख रहे होते हैं, उनको आपस में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, इंटरडिसिप्लिन रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, थ्योरीज डेवलप कर रहे होते हैं. अप्लाइड में क्या होता है, अप्लाइड में क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प रिजॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. साइंटिफिक में ये होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगा, उसको आप एड्रेस करने के लिए, उसको आप बताने के लिए आप टारगेट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसका प्रॉब्लम देंगे. द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम इज इन द पब्लिक एप्लीकेशन. बेसिक हैज़ लिटिल एप्लीकेशन टू रियल वर्ल्ड पॉलिसी एंड मैनेजमेंट बट कुड बी डन टू गाइड अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, बेसिक रिसर्च से आपको अप्लाइड रिसर्च की फर्दर एक्सटेंशन के लिए हेल्प आउट हो सकता है. ठीक है, अब ये थोड़ा सा उसने जो है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मैटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कैसे होती है. बेसिक रिसर्च में क्या होता है जी, आपका डिसिप्लिन वाइज नॉलेज, आपका फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है. जबकि अप्लाइड रिसर्च में क्या हो रहा होता है आपका कि सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व नॉलेज होता है, आपका स्पेसिफाइड कोई इन्फॉर्मेशन आप ले रहे होते हैं और आपको बेसिक नॉलेज इसमें हेल्प आउट कर रही होती है, बेस लाइन स्टडीज़ दे रही होती है आपको, रिसर्च टू डेवलप द इम्प्लीकेशंस ऑफ बेसिक नॉलेज. ठीक है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी भी, वो आपके पास जो मजीद रिफाइंड इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड होगी ऑन द बेस ऑफ द बेसिक रिसर्च. वो कहाँ जाएगी, इंस्टीट्यूशन में जाएगी, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बता रही होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही होगी, डेवलपमेंट में बता रही होगी. जैसे आपकी फूड साइंस की यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन की जो रिसर्च है वो अप्लाइड नेचर की रिसर्च होती है. ठीक है, और उसके बाद फिर एडेप्टिव रिसर्च है, जो आपकी रिसर्च है वो किसी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो गई है, आपको उसका आउटकम नज़र आना शुरू हो गए हैं, फिर आपको नॉलेज ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, नॉलेज बेस इकोनॉमी बनना शुरू हो गई और यूज़र्स से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उस रिसर्च की रिफाइनमेंट और उसकी मज़ीद नई चीज़ों के बारे में बताने के लिए दोबारा यूज़ होगी. ये डिसिप्लिनरी के बारे में हमने डिस्कस की हुई कुछ चीज़ें भी डिज़ाइन किया थी कि किसी भी डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में सर्च करने के लिए.
थ्योरीज बनती है इसमें, फंडामेंटल रिलेशनशिप्स बनते हैं, एनालिटिकल प्रोसेस होती है, बेसिक स्टडीज़ बेसिकली, ठीक है। इकोनॉमिक्स में उसने बहुत एग्जांपल दी कि इंटेंड करता है यूजर्स आर अदर इकोनॉमिक्स, ठीक है, कि भाई इंटेंडेड यूजर्स जो हैं वो भी इकोनॉमिक्स ही हैं, यानी कि वो उनको जेन में रखते हुए उसकी वही एक्सप्लेनेशन बताएंगे। प्रोवाइड द कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल बेसिस फॉर अदर इकोनॉमिक रिसर्च, इट इज सिनर्जिस्टिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री विद द सब्जेक्ट मैटर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है और सिनर्जिस्टिक है, इसका रिलेशनशिप है अप्लाइड नेचर के साथ, कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो सबमिट होगी फॉर द अप्लाइड नेचर स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हेल्प करेगा, और ये अप्लाइड नेचर की फाउंडेशन के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। और ये सर्कुलर एज अप्लाइड रिसर्च रिवील द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रिसर्च, कि आपको जो है जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी हेल्प आउट करेगा। सप्लाई एंड डिमांड हो गए, प्राइस इलास्टिसिटी होगी, कंज्यूमर यूटिलिटी होगी, ये आपके इकोनॉमिक्स की बेसिकली उसने एग्जाम्पल्स हमने कुछ कोट किए इसमें, ठीक है। ये इसी तरह से आपका जो फूड में है आपका सप्लाई चेन बेस्ड डिमांड जनरेट होती है आपकी। सब्जेक्ट मैटर रिसर्च क्या होगी भी, इसमें रिसर्च ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू ए सेट ऑफ डिसीजन मेकर्स, ठीक है। आपका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिसर्च या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बारे में जब वो डिसीजन मेकर तक चली जाए इन्फॉर्मेशन, कि उसकी बेस पर आप डिसीजन ले सकें, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उस चीज़ के बारे में वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन। टेंड्स टू फॉलो सब्जेक्ट मैटर बाउंड्रीज विद इन अ डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद इनहेरेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मनी डिसिप्लिन, ये आपको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कुछ इसकी फर्दर एलैबोरेशंस देंगे। देन प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद जनरल नॉलेज टू मेक डिसीजंस अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स, आपको जनरल नॉलेज के बारे में, जनरल नॉलेज से मुराद है किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो जितनी इन्फॉर्मेशन उसकी रिगार्डिंग आपको चाहिए वो सारी की सारी डिसीजंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आपको डिसीजंस लेने उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बेस लाइन मिल जाती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ये, ठीक है, ये कॉर्नर स्टोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी किसी भी रिसर्च के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर भी, हमारे अप्लाइड नेचर के इशूज़ के अंदर भी, हमारे बेसिक नेचर के इशूज़ के अंदर भी, कि भाई इसकी बेस पे आप बेसिक बेस लाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च क्या होती है, डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर अ स्पेसिफिक डिसीजन मेकर। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मैं डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या मैं मीट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आपके जनाब जब आप उसकी बॉयलिंग करें वाटर हीट इसकी डेयरी की या मिल्क की किसी भी, तो आपने कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई इतना अगर प्रेशर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा तो ही ये रिक्वायर्ड लेवल ऑफ UHT अचीव करेगा या पेस्चराइजेशन अचीव करेगा, इतने टाइम के लिए देगा। अगर वो आप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है मशीन के अंदर या किसी प्रोसेस के अंदर, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी बेस पे आप डिसीजन लेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको प्रोसेस को रेक्टिफाई करके करेक्ट लेवल पर लेके आएंगे। ये रिकमेंड करता है डिसीजंस करने के लिए, एक्शंस करने के लिए, ठीक है। ये होलिस्टिक रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये आपको एक कंप्लीट पैकेज इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप तमाम एस्पेक्ट्स को, पैरामीटर्स को सामने रखते हैं ताकि फैक्टर्स को सामने रखते हैं ताकि तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाएगी तो आपको प्रॉब्लम के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। फिर आपको डिसिप्लिन रिसर्च टेंड्स टू बी रिडक्शनिस्ट, इट मीन्स कि आप डिसिप्लिनेशन से मुराद ये होता है कि आपको जो आपने पीछे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होती है, लेस इन्फॉर्मेशन होती है आपको, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डिसिप्लिन रिसर्च इज जनरली द मोस्ट ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च द लीस्ट ड्यूरेबल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द लीस्ट ड्यूरेबल, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो ड्यूरेबल है, इन्फॉर्मेशन उसमें है, जनरलाइज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उसमें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होता है कि उसमें आपको स्पेसिफिक एक पॉइंट के लिए जा रही होती है वो चीज़, उसको बार बार आपको फैक्टर्स जैसे चेंज होते रहते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप एक दिन टेम्परेचर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे प्रेशर का फर्क आ जाता है कोई, तो प्रेशर के फैक्ट के लिए आपको सारे फैक्टर्स दोबारा सॉल्व करने पड़ते हैं, दोबारा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई अटेम्प्ट टू डिटरमाइन, डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग। डिस्क्रिप्टिव हर चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर सिंथेसिस विच प्रोवाइड्स फुल नॉलेज टू इन्फॉर्मेशन टुगेदर। एनालिटिक में क्या होता है कि अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश व्हाई समथिंग अकर और हाउ इट केम टू बी, क्या आप एनालिटिक क्रिटिक हो जाते थोड़ा सा कि उसके बारे में बताते हैं कि कोई काम किस तरह से हो रहा है और किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ और वो हुआ किस तरह से, और ये तमाम डिसिप्लिन्स में चल रहा होता है। मेथडोलॉजी और डिस्क्राइब मेथड्स क्या होते हैं, मेथडोलॉजी एंड मेथड्स आर ऑफन इनकरेक्टली यूज इंटरचेंजेबल, तो मेथडोलॉजी और मेथड जो है वो आपस में इनकरेक्टली इंटरचेंजेबल तौर पर यूज होते हैं। मेथडोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ ए जनरल अप्रोच टू इंक्वायरी इन गिवन फील्ड, ओके। मेथडोलॉजी जो है वो आपको एक जनरल अप्रोच दे रही होती है स्टडी के बारे में किसी भी गिवन फील्ड की इंक्वायर करने के लिए। देन जो मेथड है वो स्पेसिफिक टेक्निक है, टूल है, प्रोसीजर है। मेथडोलॉजी एक प्रोसीजर है, आपको प्रोसेस है पूरा पूरा, लेकिन जो उसका स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं, टूल्स कौन कौन से, इक्विपमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है,
वो सारे के सारा जो है किसी गिवन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो चीज़ होगी वो मेथड होगा, तरीका है, वो तरीकाकार है, ये तरीका है। अब प्रोसेस ऑफ रिसर्च में क्या है कि क्वेश्चन और प्रॉब्लम होता है स्टेप 1 में, दूसरे में नेक्स्ट होता है गोल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, थर्ड में क्या होता है कि रिसर्च को डिज़ाइन किया जाता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, देन उसके बाद उस मेथड को फॉलो करने के बाद या रिसर्च डिज़ाइन करने के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट्स जो जनरेट होते हैं, रिजल्ट को कंपाइल किया जाता है, फिर उन रिजल्ट्स के बारे में जो रिकमेंडेशन इंटरप्रिटेशन होता है एनालिसिस का उसको डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। ये इसका प्रोसेस है रिसर्च का जी। आपने अगर स्टार्ट करना नंबर 1 पॉइंट से तो क्या है जी, क्वेश्चन प्रॉब्लम का, कोई भी क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम होगा जिसको आपने सॉल्व करना है, उसके बारे में कंज्यूमर्स, पॉलिसी मेकर्स, प्रोड्यूसर्स सारे सोचते हैं, उसके बारे में बाकी डिसिप्लिन्स भी सोचते हैं, फिर उसके बारे में क्या करते हैं जी, हम फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स ऑब्जेक्टिव कि हमने क्यों रिसर्च करना है प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो सोल्यूशन अचीव करने के लिए, फिर हम उसे प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं रिसर्च को, ठीक है, हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, देन हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, रिजल्ट्स जनरेट करने के बाद फिर हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, फिर एक साइंटिफिक प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, अगर वो प्रूव करते हैं जैसे कि जर्नल्स में करते हैं, बुक्स में करते हैं तो वो पब्लिश हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं होता तो हम वापस भेज देते हैं उसको क्वेश्चंस के, न्यू क्वेश्चंस के साथ कि इनको भी सॉल्व किया जाए। तो ये बेसिकली रिसर्च प्रोसेस होता है। अब क्रिएटिविटी क्या है जी, क्रिएटिव प्रोसेस है। रिसर्च इंक्लूड्स फार मोर देन मेयर लॉजिक, इट इंक्लूड्स इनसाइट्स, जीनियस, ग्रोपिंग, पॉन्डरिंग, सेंस, द लॉजिक वी कैन टीच, द आर्ट वी कैन नॉट, ठीक है। ये अब डेफिनेशन से आप पढ़ें, रिसर्च जो है बेसिकली क्रिएटिव प्रोसेस है। ये इसमें रिसर्च इंक्लूड्स फार मोर देन मेयर लॉजिक, सिर्फ लॉजिक्स ही नहीं है इसमें, लॉजिक के साथ बहुत कुछ है मजीद। इट मीन टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर कहें ना, आपके भी आपका टिप है, अगर आप लॉजिक को समझें वो टिप है, लेकिन आइसबर्ग नहीं चाहिए आपकी मजीद इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च बहुत कुछ अपने अंदर उसमें उसने कॉन्स्टिट्यूट किया होता है। इसमें न इंसाइट है, जीनियसनेस है, ग्रोपिंग है इन्फॉर्मेशन की, पॉन्डरिंग है, सेंस है, आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, आपके फाइंडिंग्स को रिलायबल बनाया जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है इससे, आपकी रिसर्च अगर अच्छी है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्रिएटिव रिसर्च देनी पड़ती है, नोवेलिटी देनी पड़ती है, कि ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जो पहले ना हुई हो। इसलिए आप रिसर्च प्रॉब्लम को अडॉप्ट करने के लिए बहुत काम करते हैं। उससे पहले आप यकदम ही रिसर्च स्टार्ट नहीं करते थे, आपको पहले उसके बारे में अच्छा खासा सोचना पड़ता है, अच्छा खासा आपने उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, लिटरेचर रिव्यू करना होता है, हो सकता है जो आप काम कर रहे हो पहले कहीं हो चुका हो, तो उसको ढूंढने के लिए आप मुख्तलिफ इश्यूज़ देखते हैं, आप ऑलरेडी जो रिसर्च सामने आ रही होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें कोई ऐसी ड्रॉबैक्स होते हैं या गैप्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी पहले ना डिस्कस किए हों, आप उनके साथ वो शेयर करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यस दिस इज़ व्हाट वी कैन परफॉर्म रिसर्च ऑन इट, और हम इसके बारे में हम एक फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, प्रॉब्लम आ गया ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर हम उसके बारे में प्लान या डिज़ाइन देंगे, देन हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के बाद फिर हमारी इंटरप्रिटेशन आएगी, इंटरप्रिटेशन के बाद वो फिर पब्लिकेशन हो जाएगी उसकी या एक्सेप्ट हो जाएगी बाय द साइंटिफिक कम्युनिटीज़, एंड देन इट बिकम्स ए क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए द लॉजिक वी कैन टीच, हम सिर्फ लॉजिक को बता सकते हैं लेकिन आर्ट को नहीं बता सकते। हम इस सब प्रोसेस को इतने एलिगेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में अपना एग्जैक्ट डाटा गैदर करके रखें और उसको एक्सीलेंट तरीके से एग्जीक्यूट करें और एक आर्टिस्टिक वे में लेके चलें उसको। लॉजिक वे में हमें बहुत सारी चीज़ें स्टेप्स निकालने ही पड़ जाते हैं, लेकिन हमने अगर उसको एक रिलायबल क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें जो उसकी रिसर्च की जो बेसिक स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। रिसर्च रिक्वायर्स और एटलीस्ट वर्क्स बेस्ट विद इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, इंट्यूशन एंड क्यूरियोसिटी। इन सब इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इनिशिएटिव एंड क्यूरियोसिटी बेसिकली एक जैसे चीज़ें हैं, लेकिन इनकी अगर आप सिंगल डेफिनेशन में जाएंगे तो हर एक अलग अलग बहुत काफ़ी एक्सटेंसिव मीनिंग है। तो रिसर्च के अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। There are different types of creativity characteristics of different situations, applied and theoretical, most closely associated with economic research. Economic research या कोई भी हमारी applied research है उसके बारे में आपका applied और theoretical दोनों तरह की चीज़ें आप देखते हैं। Fostering creativity क्या होती है कि आपने creativity को कैसे foster करना है, nurture कैसे करना है, develop कैसे करना है। Gather and use previously developed knowledge, जो आपको already available knowledge उसके बारे में information लें। Exchange करें ideas अपने ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपकी commonality है, जिनकी research domain same है। अप्लाई करें डिडक्टिव लॉजिक, के आप बहुत सारे मिक्स्ड लॉजिक से निकल के स्पेसिफाइड नॉलेज पे आ जाएं, लॉजिक्स पे आ जाएं और उसके ऊपर प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के ऊपर आ जाएं। लुक एट थिंग्स अल्टरनेट वेज, आप चीज़ों को मुख्तलिफ वे से सोचें, स्पेसिफाइड होकर ना सोचें, हर तरह क्वेश्चन में लेके आएँ, चैलेंजेस को ज्यूम करें, ये भी इसका पॉइंट निकल सकता है। सर्च फॉर पैटर्न्स और रिलेशनशिप, आप किसी भी पैटर्न रिलेशनशिप के बारे में देखें कि भाई किसी भी एक लॉजिक का, किसी भी एक एस्पेक्ट का, किसी भी एक फैक्टर या पैरामीटर का दूसरे फैक्टर पैरामीटर से कोई लॉजिक या फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है जो आपके रिसर्च के अल्टीमेट रिजल्ट्स को
डिस्टर्ब कर सकता है या आपके अफेक्ट कर सकता है। रिस्क लें, आपको रिस्क के बगैर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। बट टेक द रिस्क एट दैट लेवल कि आपके पास सारे प्रीरिक्विजिट इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। कल्टीवेट करें या टॉलरेंस करें अनसर्टेनिटी के बारे में। ओके, देन अलाउ क्यूरियोसिटी टू ग्रो। आप जो आपकी तहकीक है या जस्तजू जो है सोचने के लिए, या कुछ भी आप जो आपकी तजस्सुस जो है उसको डेवलप करें। सेट प्रॉब्लम असाइड एंड कम बैक टू दैम। आप अगर किसी जगह पर स्टक होते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दें और दोबारा उसको रिफ्रेश हो, अपने आप को रिफ्रेश मोड में लेके आएं और उसके बारे में दोबारा सोचें। यू विल गेट समथिंग न्यू थिंग एवरी टाइम व्हेन यू ट्राई दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कि आप एक दफ़ा प्रॉब्लम के बारे में स्टक हो गए, छोड़ दें, दोबारा सर्च करें उसको। देन राइट डाउन योर थॉट्स। अपने थॉट्स को लिखें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके हर दफ़ा एक नया आइडिया है और हर दफ़ा भूलते जाएंगे। इसलिए आप जितना फ्रिक्वेंटली लिखेंगे आपके पास एक सीरीज़ ऑफ थॉट्स आ जाएंगे जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आपको उतने ज़्यादा उसके लिए आंसर्स मिलेंगे। फिर उसको आप सर्च करें कि ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स के फॉर्म में या कहीं भी ऑन इंटरनेट बेस्ड। आप फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन हो। आप हर तरह की डिस्ट्रैक्शन भी लें और उसके बारे में फिर सोचें भी सही, और हर चीज़ के बारे में सोचें। जो आप प्रॉब्लम आपने जेहन में रखा हुआ उसके बारे में मुख्तलिफ एंगल से सोचें और हर दफ़ा नए वे में सोचें उसके बारे में। क्रिएटिविटी में प्रोवाइड द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्ट्री एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च। क्रिएटिविटी जो है आपको वो प्रोवाइड करेगी डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च। सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च है कि यस इट्स ओके, इट्स हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, इट्स ओके। बट आउटस्टैंडिंग रिसर्च ये है कि भी इसका कोई पैरेलल नहीं है, ये अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ है जो एग्जीक्यूट हुई हुई है, और अब इसके बारे में इससे अच्छी रिसर्च जो है इससे अच्छे लेवल पे टाइम लगेगा आने में। तो ये आउटस्टैंडिंग और सेटिस्फैक्ट्री रिसर्च के बारे में डिफरेंस है। दिस इज़ अबाउट द रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सटेंशन, और जो हमने उसके बारे में पढ़ा है, मुख्तलिफ प्रोसेस के बारे में देखा हमने। और आप इस लेक्चर से गो थ्रू भी हों, इसको एक दफ़ा पढ़ें, इसके बारे में कोई क्यूरीज हैं, कोई आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ जो हमारी क्लास रेगुलर हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आप ज़रूर डिस्कस करें प्रॉब्लम्स के साथ, एंड आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। और लेक्चर को अच्छी तरीके से वीडियो भी देखें, और इसकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट OCW और LMS दोनों पे अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पे भी इसके लिंक्स अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।